नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की ये श्रृंखला। आज आप लोगों को डिटेल सहित इन प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश पुलिस आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और ... कौन सा होता है? हरा होता है, नीला होता है, नारंगी होता है या फिर पीला होता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, नीला होता है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक जो ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल और एक नीला होता है। चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे उनको भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीले रंग के 2 रंग होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है वो झंडा दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि 23 नवंबर 1992 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को ध्वज प्रदान किया गया था। देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं कि 23 नवंबर 1992 को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को एक नया झंडा यानी ध्वज प्रदान किया गया था। इसीलिए 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है और इसमें 2 रंग होते हैं, ठीक है, लाल और नीला। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं वो उनके भी काम आ सकें। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न गत वर्ष की परीक्षा में, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। नीचे देखिए डेट भी लिखी हुई है ना, 27 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। चलिए क्या है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ब्रज भाषा में। छाप तिलक सब छीनी ये जो कविता थी अमीर खुसरो की ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट ऑप्शन सी है। चलिए इसकी डिटेल में देखते हैं और कितने प्रश्न तैयार होते हैं। अमीर खुसरो की कविता जो थी छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अमीर खुसरो की खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। 8 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 3। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य ... से सम्मानित किया गया था। रामभद्राचार्य को 2015 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से, ठीक है, स्वामी रामभद्राचार्य को। और यहाँ से कितने प्रश्न बनने वाले हैं चलिए उनको भी देखते हैं डिटेल में। 2015 में रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में पद्म भूषण इलैया राजा तमिलनाडु, 2018 में पद्म भूषण इलैया राजा जो तमिलनाडु के थे उनको दिया गया था, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा खान महाराष्ट्र के थे, इनको भी दिया गया था 2018 में। परमेश्वरन ये केरल के थे, इनको भी प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं 2019 का पद्म विभूषण पुरस्कार तीजन बाई को, अनिल कुमार मणिभाई नाइक को, ठीक है, बलवंत मोरेश्वर पुरंदर इस्माइल उमर विदेशी को प्रदान किया। इस्माइल उमर जो थे वो विदेशी थे, इन्हें देने की घोषणा की गई थी 2019 में। यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप समझ चुके होंगे। अगर हमारा ये सेशन पसंद आता तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, फटाफट इसको शेयर करें और सभी दोस्तों तक प्रश्नों पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4।
जीएसटी है ना, जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया गया था? जीएसटी में किस कर को या राज्य कर को शामिल किया गया था? तो वो है चुंगी कर। ए ऑप्शन राइट है, चुंगी कर। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है इसको भी समझ लीजिए, अब फुल डिटेल देखते हैं। जैसे वस्तु एवं सेवा कर, इसको हिंदी में कहते हैं जीएसटी को, और इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल हैं, एक तो केंद्र संबंधी कर, दूसरा राज्य संबंधी कर। ठीक है, दो प्रकार के कर हैं, तो देखते हैं केंद्र संबंधी कर कौन कौन से हैं और राज्य संबंधी कर कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, औषधि और शौचालय निर्माण संबंधी कर केंद्र सरकार। ठीक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के सामान, तो ये सभी जो है टैक्सेस जो हैं वो केंद्र संबंधी कर हैं, ये केंद्र सरकार वसूलती है। और राज्य सरकार के अंदर में जो कर आते हैं वो कौन कौन से? राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के जो भी प्रवेश कर होते हैं चुंगी कर वो सभी। खरीद कर, लॉटरी एवं जुए पर जो टैक्स लगता है वो, विज्ञापनों पर। चुंगी कर राज्य सरकार को जीएसटी में शामिल किया गया है। जो चुंगी कर है जो राज्य सरकार का है इसको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। यहीं से आपका प्रश्न बन रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रश्न की श्रृंखला लाए हैं वो सभी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। पुलिस कांस्टेबल शेयर करते रहें, वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहें। ठीक है, सभी साथियों से विनम्र निवेदन है वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का शेयर करना और आप लोगों का सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना हमें वो ताकत देगा कि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ से और कितने प्रश्न बन सकते हैं। स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कितने प्रश्न तैयार हुए? ये वाला तो प्रश्न मैंने पढ़ा था, इसके अलावा 4 प्रश्न 5 प्रश्न और तैयार हो गए आपके, तो इनको भी ध्यान में रखना है। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जो है जॉर्डोस क्लाउड के माध्यम से किया गया है। इनके द्वारा किया गया है, जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया है। और इनसे बनने वाले और कितने प्रश्न हैं, चलो उन पर भी नजर डालते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार क्लाउड ने किया है, जॉर्डोस क्लाउड ने किया है। चलिए इनसे संबंधित जो प्रश्न की श्रृंखला है शुरू करते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया है, देख ही लीजिए। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का, और मार्टिन कूपर ने 1970 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया। जॉर्डस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया। और विलियम कुलेन को प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। देखिए 4 से 5 प्रश्न आपके यहीं पर तैयार हो गए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। डॉट 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 एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग।
अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम, सामाजिक एवं नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस देशों में से किसके निकटतम है? इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे निकट है? इसका राइट ऑप्शन है बी, मलेशिया। ठीक है, इससे बनने वाले और कितने प्रश्न हैं, चलिए इसकी डिटेल को समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट मलेशिया के निकटतम है। ठीक है, मलेशिया देश के नज़दीक है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं देखते हैं, नज़र डालते हैं। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका की राजधानी है में स्थित स्थल रुद्ध देश है। वेनेजुएला भी दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी काराकस है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है और इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। मुझे उम्मीद है कि हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है काजीरंगा। काजीरंगा में जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पहली बात सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा असम में, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और सांभर, हिरण, सुअर, जंगली सुअर पाए जाते हैं, किसमें? रणथंभौर में। ठीक है, बांदी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कर्नाटक में है। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ और हाथी पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न तैयार, यहाँ से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। ठीक है, इतने सारे प्रश्न तैयार हो गए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। रणथंभौर ये राजस्थान में है, लेकिन ये बाघ, सांभर, हिरण और जंगली सुअर के लिए जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, तो बाघ और तेंदुआ और हाथी के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजधानी से संबंधित प्रश्न है, आता ही आता है, राजधानी से हर बार आता है। तो इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है सारे ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि इम्फाल भारत के मणिपुर की राजधानी है और त्रिपुरा जो है वो अगरतला की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दोस्तों गंगटोक है। क्लियर है, सही से पढ़ लीजिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट शेयर करते रहे दोस्तों। वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाली जाती है। आप लोगों का सहयोग रहा, भविष्य में लाइव भी आने की पूरी कोशिश करूंगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भारत का कौन सा देश कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो वो है भुवनेश्वर। ठीक है, कर्क रेखा से सबसे दूर है। निम्नलिखित शहरों में भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है। जो ऑप्शन में शहर दिए गए उनसे कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर रांची है, इसको भी ध्यान रखना। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, और क्या क्या यहाँ मनाया जाता है, कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। सागा दावा जो है बौद्ध धर्म से। दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना।
सिक्किम में जो सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है इसका संबंध बौद्ध धर्म से, ये भी ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, इम्फाल यानी कोहिमा, इम्फाल यानी कोहिमा। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, और उससे पहले देखते हैं इसकी ये डिटेल। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्रवाई की थी। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को की थी, परंतु इसे आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में इसे आज़ाद हिंद फौज या कहें इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा गया। और जो 5 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा किया। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, वृषभ। पोला त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1990 में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, अकेला अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने जो है 1990 में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया। भारत का मूल रूप संविधान ... द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो यानी मूल रूप से भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। और यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था, इनकी सुंदर राइटिंग की वजह से इनको ये काम सौंपा गया था। संविधान बन गया था, इसको ऐसे समझ लीजिए कि कॉपी पेस्ट करके इसको सुंदर राइटिंग में लिखने का काम जो किया था वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। यानी तैयार किए हुए संविधान को कॉपी पेस्ट करके सुंदर राइटिंग में कॉपी किया था, देख करके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, है ना। संविधान का जनक की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? भैया वे जा रहे थे प्रिटोरिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं 1893 में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटरमार्टिसबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था, धक्का मार करके, है ना। कहते थे भैया ये काले लोगों का जो है जगह है, मतलब जो है काले लोग इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते, गोरे ही बैठ सकते हैं। इस वजह से महात्मा गांधी थोड़े सामने रंग के थे तो महात्मा गांधी जी को वहाँ से धक्का दे दिया था। तो वहाँ पर जो है काले गोरे का भेद उस टाइम ज़्यादा चल रहा था। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में
से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम से संबंधित है तो असम की बहू यानी असम बिहू, यानी असम का जो नृत्य है वो बिहू है। ठीक है, और यहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं देखते हैं। बिहू जो है वो असम से, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश से, कथकली और कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है, गरबा गुजरात का, बिहू असम का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, खाली जगह। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी की योजना थी जनधन योजना, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए सभी बैंकों में खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। ये भारत में वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी, ताकि हर बैंक में खाते, सभी के खाते खोले जा सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन है बिहार। ठीक है, डिटेल देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व में मगध में हुई थी। तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार के पटना, गया जिले शामिल थे। निम्नलिखित भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो वो है ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन राष्ट्रों का एक संगठन। बाकी राष्ट्रकुल और G20 और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इन सबके संगठन में सदस्य के रूप में भारत विद्यमान है। चलिए देखते हैं। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसे एशियान का सदस्य नहीं है। एशियान कहा जाता है, उसका सदस्य नहीं है। लेकिन एशियान के सदस्य जो हैं वो है ब्रुनोई देश से, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, जो एशियान के सदस्य देश हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24। किस देश की महिला ने टीम दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो इसका राइट ऑप्शन है भारत। ठीक है, ध्यान रखना, डिटेल भी समझनी है, इसलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को कवर करते हैं। 23-29 अगस्त 2018 के मध्य संपन्न कैरम विश्व कप में भारत की महिला टीम ने तथा श्रीलंका के पुरुष वर्ग ने विश्व कप जीता। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? तो डी ऑप्शन है भारत का 100वां स्थान था। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में 100वां स्थान भारत का था। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत 100वें स्थान पर था और अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2019 में भारत का 77वां स्थान था। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, इस वर्ष ने भारत ने सूची में 23 पायदानों का सुधार किया था। अगला प्रश्न, ईस्ट अफ्रीकन में कैंपन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डॉट ब्लॉक नाम दिया गया था। तो कौन सा नाम दिया गया था? सी ऑप्शन इज राइट है, सूडान। ठीक है, सूडान नाम दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या, इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बी ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर। ठीक है,
थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। नवंबर 2018 में T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली जो भारतीय महिला थी हरमनप्रीत कौर। निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो राइट ऑप्शन है तिल्ली। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहें। अगर वीडियो सेशन ये पसंद आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीहा तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यह रक्त निस्यंदक रूप में भी कार्य करता है और जिससे रक्त अरे भाई शांत रहो प्रविष्ट जीवाणु छनकर वहीं पृथक हो जाते हैं और श्वेत कणों यानी WBC के जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही अंदर नष्ट हो जाते हैं। ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए दोस्तों। यहाँ पर सभी बिल्कुल सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी प्रश्न मिलेंगे। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो वो है D यानी तांबा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है और इस प्रकार का स्वर्ण लगभग 14 कैरेट का होता है। सोना जो होता है वो 14 कैरेट का होता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मोनोमर कैप्रोलैक्टस किस बहुलक को प्राप्त करने का बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नायलॉन 6। दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। चलिए डिटेल को देखते हैं। नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टस का प्रयोग बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। पूछे हुए प्रश्न है यहाँ पर। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा जो है वो इसका राइट ऑप्शन बी है M1 L2 और T3। यहाँ पर ऐसे M1 L2 और T-3 है। ठीक है इस तरीके से। चलिए देखते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की जो विमा है M1 L2 -3 है। बल आघूर्ण की विमा जो है वो M1 L2 और T-2 है। इसको दोनों को भी ध्यान में रखना। यानी शक्ति की भौतिक मात्रा की जो विमा है वो ये है और बल आघूर्ण की जो विमा है वो ये है। दोनों सेम है, बस लास्ट में एक में -3 और एक में -2 है। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र। तो इसका बी है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र MgSO4 है। गंधक का रासायनिक नाम सल्फर है। जिसका सूत्र S होता है। क्वार्टज या स्फटिक एक खनिज है और इसका रासायनिक सूत्र SiO4 होता है। इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है गोरखपुर। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है तो वो है गोरखपुर में है। इसको भी ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है मछली। इसको भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह होता है उसमें मछली का चित्र होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह
मछली का चित्र होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल और नीला रंग प्रयुक्त होता है। पहला ही प्रश्न अभी करवा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। लोकसभा जो है, लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं या होती हैं, ठीक है। और राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटों का योगदान करता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है, किस दिन शुरू होता है माघ मेला? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए है, मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है। राइट ऑप्शन ए है। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। प्रश्न संख्या 23, कवि संत कबीर का जन्म जो है पालन पोषण किस शहर में हुआ था? जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पालन पोषण उनका वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न होगा। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति ने किया था, ठीक है। ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों, हमारा ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं लास्ट ये प्रश्न, ठीक है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। किस उस्ताद द्वारा? बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। इसका राइट ऑप्शन बी है, बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। लखनऊ घराने की नींव जो है उस्ताद मोदू और बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।